नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पहलगांव में हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बाद सरकार पाकिस्तान के खिलाफ तो बैक टू बैक एक्शन मोड में है। एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रायोजित किया है, उसी तरीके से देश के गद्दारों ने भी आतंकवादियों का समर्थन किया है। उसकी भी उतनी ही बड़ी भूमिका है जितनी भूमिका पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो तो होती रहेगी और आगे भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घोषित शत्रु देश है। एनिमी कंट्री है पाकिस्तान। चीन भी हमारा शत्रु देश ही है। हम संभल कर रहते हैं, सोचते हैं कि देखो पाकिस्तान और चीन हमारा समर्थक नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन ही हो सकता है। लेकिन देश के अंदर जो छिपे हुए ये गद्दार हैं, जो अघोषित रूप से युद्ध छेड़े हुए हैं, जंग छेड़े हुए हैं, जो मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं और जो खुद भी कई मुस्लिम लीडर हैं, इन लोगों ने तो देश के अंदर ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है जिसमें एक एक को चुनकर जेल के अंदर डालने की स्थिति है। और इसके खिलाफ एक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी है और इसलिए ये सवाल उठाते हैं। सवाल इन लोगों के पास होता है ताकि सरकार बैकफुट पर रहे और इसकी असली पहचान, असलियत सामने ना आए। इसलिए इन लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर पहलगाम में टारगेट किलिंग हुई, आतंकवादी आया, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। और उसने 3 सवाल उठाए कि आतंकवादी अंदर घुसा क्यों, सीआरपीएफ कहां था और सिक्योरिटी फोर्सेस कहां थे, इंटेलिजेंस एजेंसी कहां थे। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर कि आतंकवादी अंदर आया कैसे। लेकिन कुछ रिपोर्ट सामने आई है और आईबी की ये रिपोर्ट, एनआईए की ये रिपोर्ट और उसके साथ लोकल लेवल पर जिस तरीके से अभी एक्टिव मोड में आईबी रही और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बताया, देखा, समझा और फिर अमित शाह को रिपोर्ट दी, उसमें सबसे पहले फंसता नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला अभी शांत बैठा हुआ है। उसने भी ऑल पार्टी मीटिंग की थी, अपने सारे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों से मिलकर वो अब बता रहा है कि सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है वो सही है और हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ये कुछ समय की बात है, क्योंकि अभी वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है। अभी उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। अभी उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीएम की कुर्सी खिसक जाए, इसलिए वो सरकार के साथ खड़ा है। नहीं तो सरकार के साथ खड़ा होने वाला ये परिवार नहीं है जो कि कहता है कि दिल्ली का शासन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कभी दिल्ली के सरकार के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें बताया गया, इन लोगों को भी जवाब दिया गया जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। और सीएम उमर अब्दुल्ला को भी बताया गया कि देखो ये जांच की दिशा जो जा रही है उसमें तुम्हारे भी कई नेता नपने वाले हैं और ये जांच की आंच ये उस दिशा में जाते जाते अब्दुल्ला की कुर्सी तक न पहुंच जाए। क्योंकि जो पहलगाम में घटना हुई और जिस पर जो सवाल खड़े किए गए कि अर्धसैनिक बल क्यों नहीं थे, सेना के सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, उस पर बताया गया कि ये लोकल अथॉरिटी का काम था। पहलगाम में जो खोला जाता है उस पूरे स्पॉट को, टूरिस्ट प्लेस को, वहां पर जून के महीने में खोला जाता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए वहां लोग रेस्ट करते हैं। और केंद्र सरकार को या राज्य में एलजी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये पहले खोला जा सकता है। इसलिए सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो होता है पहलगांव के एरिया में वो जून के आसपास होता है, जब जून में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो। उससे पहले वहां सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उसके बाद वहां पर डिप्लॉयमेंट होता है और पूरे रास्ते में सेना के जवान होते हैं,
अर्धसैनिक बल होते हैं यानी सीआरपीएफ होते हैं और असम राइफल के जवान होते हैं। तो ये सारे लोग जो उस समय डिप्लॉयड होते हैं वो एक एक चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी कहां से चली है इसके बारे में भी जांच हो रही है, क्योंकि जब जून में वहां सिक्योरिटी फोर्सेस जाते हैं तो उससे पहले ये अप्रैल में ही कैसे वहां टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया, ये लोकल टूरिस्ट ऑपरेटर ने किया और लोकल अथॉरिटी को तो इसकी जानकारी होगी, लेकिन न केंद्र सरकार को इसकी जानकारी थी, न लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसकी जानकारी थी। तो जानकारी वहां के मंत्री को होगी, जो पर्यटन मंत्रालय जिसके पास है, वहां के लोकल एमएलए को होगा, वहां के जानकारों को होगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की राजनीति कर रहे हैं। सरकार को तो जानकारी होगी, क्योंकि लोकल ऑपरेटर ने ये शुरू कर दिया कि अप्रैल से ही वहां बुकिंग होगी और पहले से बुकिंग कर लिया और 20 अप्रैल को टूरिस्ट को बुलाना शुरू कर दिया। वहां पर सरकार को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, मतलब केंद्र सरकार को या एलजी को, कि वहां पर टूरिस्ट को लाया जा रहा है। वहां तो संभावना इस बात की थी कि मई के लास्ट में वहां सिक्योरिटी होंगे और उसके बाद जून में इसे खोला जाएगा। लेकिन इसी समय एक घटना घटती है और वो है हिंदुओं का टारगेट किलिंग का। पहलगांव में टूरिस्ट आते हैं और उस पर हमला हो जाता है। इस पूरे चक्र में सबसे पहला लोकल ऑपरेटर से जांच की जा रही है कि तुमने किस अथॉरिटी से इन लोगों की बुकिंग शुरू की और जानकारी एलजी के पास क्यों नहीं गई। अगर मंत्रालय को जानकारी दिया गया होगा तो फिर मंत्री भी नपेगा, जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के इशारों पर काम करता है। इसलिए उमर अब्दुल्ला आजकल परेशान है। दूसरी बात, लोकल अथॉरिटी किसके पास है, मंत्रालय किसके पास है? वो राज्य सरकार के पास है, जहां लोकतंत्र बहाली के नाम पर हंगामा खड़ा किया गया और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया गया। चुनाव तो वैसे ही होने थे क्योंकि घाटी के क्षेत्रों में टैक्टिकल वोटिंग ही होनी थी। वहां के लोग ये चाहते नहीं कि किसी भी तरह से गैर मुस्लिम यानी हिंदू कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, हिंदू कोई मिनिस्टर बन जाए। इसलिए वहां पर पूरी सत्ता और पूरे घाटी के क्षेत्र के जो सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, ये सारे के सारे लोग उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़ा था और सब मुसलमानों को ऐसे बरगलाया कि सारे लोगों ने दूसरी छोटी छोटी पार्टियों और बड़ी पार्टियों की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव के समय घाटी के क्षेत्र में कोई भी ऐसा राजनीतिक विश्लेषक नहीं था जो कहता कि किसी एक पार्टी को बड़ी जीत मिल जाएगी। लोकसभा में भी ये उमर अब्दुल्ला की पार्टी हारी थी। राशिद इंजीनियर इंडिपेंडेंट जीत गया था और उसकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, जमात वाले भी लड़ रहे थे, पीडीपी भी लड़ रही थी और दूसरी जो लोकल पार्टियां सज्जाद लोन की पार्टी से लेकर गुलाम नबी आजाद की पार्टी तक चुनाव लड़ रही थी। सारे मुस्लिम कैंडिडेट ही थे, लेकिन चुना गया उमर अब्दुल्ला को। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? ये तो संभावित ही है, क्योंकि पहले भी इस परिवार का इतिहास जो रहा है वो शक के घेरे में रहा है। लेकिन खैर, अभी की स्थितियां ऐसी हुई और फिर इस रिपोर्ट के बाद ये जांच करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है कि लोकल अथॉरिटी की भूमिका क्या थी, क्या उसे जानकारी मिली थी, और उसे जानकारी मिली थी तो क्या मिनिस्ट्री को यह जानकारी थी, और अगर मिनिस्ट्री को यह जानकारी थी तो वहां की सिक्योरिटी की व्यवस्था अगर यूटी होने के कारण एलजी के पास है तो एलजी को यह बताया गया था, और एलजी को अगर नहीं बताया गया था तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं और अमित शाह ने इन्हीं सवालों का जवाब दिया है कि देखो ये पूरा चक्र कैसे रचा गया। और तभी पीएम मोदी ने कहा कि जो केवल हथियार चला रहा था केवल उसी को सजा नहीं मिलेगी, जो हथियार चलाने वाले को निर्देश दे रहा था सजा उसे भी दी जाएगी, और जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहा है उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तभी रिपोर्ट आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, अगर लोकल अथॉरिटी पर या फिर लोकल गवर्नेंस के ऊपर सरकार हस्तक्षेप करती है तो ये
पूरा का पूरा विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर क्या कहती है, देखो फेडरल सिस्टम प्रभावित हो रहा है, केंद्र सरकार हर जगह हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए सरकार केंद्र के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा, अब सवाल उठ रहा है उमर अब्दुल्ला के ऊपर, और उस सवाल का जवाब मिलते मिलते उमर अब्दुल्ला निपट जाएगा, क्योंकि संभावना इस बात की है कि इसमें केवल पाकिस्तान का हाथ नहीं है, देश के गद्दारों का भी हाथ है, जो कि इन लोगों के साथ मिला रहता है। तभी तो कश्मीर की चर्चा चल रही है, कश्मीर में अटैक होता है, पाकिस्तान पर अटैक होता है, पाकिस्तान पर स्ट्राइक की जाती है, कार्रवाई की जाती है, और दर्द असम में महसूस होता है। और वहां का AUIDF का एक विधायक अमीनुल इस्लाम वो पाकिस्तान के समर्थन में चला आता है, लेकिन खैर वहां सरकार इन पार्टियों की नहीं है, इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने सीधे इलाज किया और अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया एक इंस्टाग्राम पोस्ट के आधार पर, जहां वो वीडियो बनाकर पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है और भारत की कार्रवाई के खिलाफ बोल रहा है, इसलिए उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप तो लगना था और तभी उसे जेल के अंदर भेज दिया गया। विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई मिनिस्टर हो, किसी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर से ज्यादा अंदर के दुश्मनों से खतरा है। जो गद्दारों का ये गैंग चारों तरफ बिखरा है, कुछ राजनीति में, कुछ मीडिया में, कुछ सोशल एक्टिविज्म के नाम पर, कुछ NGO बनाकर, ये चारों तरफ जो इसका नेटवर्क चल रहा है, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग भी इनका सपोर्ट में आता है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। इसके ऊपर भी एक्शन शुरू हो चुका है, एक एक को पकड़ा जा रहा है और इस नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, इसलिए एक्शन तो गद्दारों पर तेज होना चाहिए। अभी थोड़ी गति कम है, लेकिन फिर इसको तेज किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला से लेकर असम के उस विधायक नहीं, बल्कि उसके नेता तक, यहां तक कि ओवैसी जो बार बार चीख चीख कर ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ, कानून के खिलाफ बोल रहा है, ये दुष्प्रचार कर रहा है, घूम घूम कर आंदोलन की धमकियां दे रहा है, ये भी बच नहीं पाएगा। कई ऐसे नेता, कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अभी उस दायरे में हैं। इसकी लिस्ट तैयार हो रही है और एक्शन एक एक करके इन गद्दारों के खिलाफ होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।